आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे साथ पंडित रामकिशन जी, जो कि एक बार एमपी रहे हैं, 4 बार एमएलए रहे हैं और 12 वर्ष तक जिला प्रमुख रहे हैं भरतपुर और धौलपुर के सम्मिलित रूप से, वो हमारे साथ हैं। साहब का 101 उनकी वो चल रही है इस समय आयु। तो ये इतने अनुभवी आदमी जिन्होंने राम मनोहर लोहिया जी के साथ, जेपी जी के साथ, आचार्य नरेंद्र देव के साथ और राजा महेंद्र प्रताप इनके साथ में जो कार्य किया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने पानी, रोड, स्कूल, बिजली और किसानों से संबंधित ज़मीन का आवंटन, सीलिंग ऑफ लैंड, इन सब में बहुत ज़्यादा कार्य किया और गरीब के हित में, किसान के हित में, सामान्य जन के हित में एक सच्चे समाजवादी की तरह इन्होंने कार्य किया है। तो ये हमारे साथ आज किसी अच्छे हमारे कर्म रहे जिनकी वजह से हमारे साथ उपलब्ध है। तो हमने जब बात कर रहे थे तो एक बात आई कि मीणाओं के आरक्षण में किसका कितना रोल था। तो साहब ने कुछ उसके बारे में बताया। तो मैं साहब से अभी फिर एक बात ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मीणाओं का शुरू में रिजर्वेशन नहीं था, तो 1950 में जब सूची जारी हुई थी तो केवल राजस्थान में भीलों का ही रिजर्वेशन था। तो 1956 में मीणाओं को रिजर्वेशन मिला। तो इसमें किन किन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान था आपके अनुसार? देखिए, पहले आरक्षण का मतलब समझो। आरक्षण क्या था? हमारे देश में जात व्यवस्था थी, संसार में और कई जात व्यवस्था नहीं। और जात व्यवस्था का नतीजा ये था कि दलित, महिलाएं, इनके हमने सब अधिकार से वंचित कर दिया था इनको। यहाँ तक कई धार्मिक ग्रंथ भी नहीं पढ़ सकते। उन शूद्रों के लिए ये था कि दर्शन मत करो, तो वो झंडा देख लो, उससे कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। तो ये स्थिति जब आ गई, देश आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले सवाल उठा कि आज़ादी तो आ गई, पर आज़ादी के बाद ये जो वंचित समाज है, इसे बराबरी में कैसे लाया जाए। संविधान बना, संविधान सभा में इस बात के लिए कोशिश की गई और उस समय जो कुछ जातियाँ जोड़ दी गई थी वो जोड़ दी गई। अब इसमें एक दिक्कत और थी, जात व्यवस्था का आरक्षण का हम क्यों समर्थन करते हैं कि हिंदुस्तान में जब कोई विदेशी आया तो हम कभी उनसे लड़ाई में नहीं जीती। यानी जो विदेशी आए वो जीत गए और हम लड़ाई में हार गए। तो लोग ये कहते थे कि यहाँ के राजाओं में लड़ाई थी, आपसे मेल जोल नहीं था। तो ये तो सब जगह के राजाओं में था। असल हमारी हार का एक कारण ये था कि हमारे देश में जात व्यवस्था थी। तो जब कोई आक्रमणकारी आता था और दिल्ली पे कब्जा कर लेता था, तो गरीब लोग कहते थे हमारी तरफ से कोई राजा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ। अगर नाई से, हम उस समय नाई से कहते चलो लड़ने चलो, हाँ। तो वो कहते थे मैं लड़ने क्यों चलो, मुझे तो हजामत बनानी है, चाहे मोहम्मद बनवा ले, चाहे मोहम्मद बनवा ले, मैं लड़ने क्यों चलूँ। हम बाली से कहते थे तो लड़ने चलो, तो वो कहते हमें तो सब्जी बेचनी, हम लड़ने क्यों चलें, राज करो तुम और मरने जाएं हम। नतीजा ये हुआ कि हम जितनी लड़ाइयों में विदेशियों से कभी जीते नहीं, हारे हमेशा लड़ाई में। तो एक जब ऐसी स्थिति आई तो फिर सवाल उठा कि सारी देश की आज़ादी के बाद देश की रक्षा कैसे करेंगे। तो फिर आरक्षण की बात शुरू हुई। अब आरक्षण के बाद अब स्थिति क्या बदल गई है। आज हम खटीक से कहेंगे कि लड़ने चलो तो मना नहीं कर सकता। हम कहेंगे अरे तुम्हारा जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बन गए, अब तुम कैसे लड़ने चलोगे, तुम कलेक्टर बन गए, तुम्हारे कैसे लड़ने चलोगे। अगर अब तुम बेहतर से कहेंगे तो बता देंगे तुम्हारा बेहतर मुख्यमंत्री बन गए। मीणाओं से कहेंगे तो हम कहेंगे भाई तुम्हारे एमपी बन गए, कलेक्टर बन गए, तुम लड़ने कैसे नहीं चलोगे। तो आज एक तरह से आरक्षण के बाद हमारे देश की सुरक्षा ज़्यादा मजबूत हुई है। पिछले लोगों को लाभ तो मिला ही है, पर हुए। अब जहाँ तक आरक्षण के पहले चरण में आदिवासियों के लिए आरक्षण दिया था, उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के हिसाब से, लेकिन मुझे दूसरे फेज की इसलिए जानकारी है कि हम लोग जब विधायक थे तो कप्तान छुट्टा लाल जी विधानसभा आते थे और वो एक कागज़ रखते थे और कि भाई इस पर दस्तखत कर दो। तो हमें तो ये पता नहीं था कि किस पर दस्तखत करा रहे हैं, पर हम इसलिए करते थे
कि कप्तान छुट्टनलाल जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, तब समझते थे कोई न कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो महिलाओं के आरक्षण में अगर सबसे बड़ी कोई भूमिका है तो मेरे हिसाब से, मैं नहीं कहता मेरी जानकारी अधूरी भी हो सकती है, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी कप्तान छुट्टनलाल जी की। उसके बाद आप जानते हो उस आरक्षण का लाभ आज मीणा, एक तरह से 10 साल बाद हिंदुस्तान का कोई विभाग ऐसा नहीं रहेगा जिसके मुखिया मीणा नहीं होंगे। आज ये स्थिति पहुंच गई। अब इसमें एक दूसरा मुद्दा उठता है कि आरक्षण में अब जो सुधार की जरूरत वो ये है कि मीणाओं के साथ तो एक 3-4 जाति और जोड़ रखी है। हमारे देश में जाति हैं सैकड़ों। अब सैकड़ों में दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे पिछड़ों के लिए आरक्षण है तो उसमें जाट फायदा उठा रहे हैं, अहीर फायदा उठा रहे हैं, पर जैसे माली हैं, गुजर हैं, नाई हैं, धोबी हैं, ये सब पिछड़े हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको लाभ भी मिलना चाहिए। अब की बार ये बात रूलाल मीणा ने भी उठाई थी, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ, चाहे चुनाव में भले वो हार गए हो, लेकिन उनने बात उठाई थी कि भाई हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अब एक नया मुद्दा फिर आ रहा है, महिला आरक्षण आ रहा है। अब आप बताओ इसमें मांग क्या की जा रही है? ये की जा रही है पुरानी जनगणना के अनुसार सीट तय कर दो और आरक्षण के भीतर आरक्षण दे दो। अभी बीजेपी आरक्षण के भीतर आरक्षण क्यों नहीं दे रही है? जब आरक्षण के भीतर गुजरों को 5% आरक्षण दे दिया गया तो दिया ही जा सकता है। इस प्रकार जनरल में से हमें 10% आरक्षण दे दिया गया है आर्थिक दृष्टि से। जब हमें आरक्षण दिया जा सकता है तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण जरूर दे देना चाहिए। ये ऐसा बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर सीधा मतलब ये है बीजेपी पिछड़े लोगों के खिलाफ, पिछड़े लोगों के खिलाफ है। नहीं, जनरल अगर रहा तो पढ़ी लिखी शहर की औरतें वो सब MP बन जाएंगी और गरीब जो लोग हैं वो कभी नंबर ही नहीं आएगा। अगर महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं होता पंचायत में तो आप सकते हो, कोई आ सकते थे कि महिलाएं, तो इसलिए महिलाओं को आरक्षण देने में आजकल जो विवाद चल रहा है इसमें बीजेपी गलत रास्ते पर है। आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जा सकता है, गुजरों को दे दिया, पिछड़ों को 10% दे दिया, सवर्णों को तो इनको भी दिया जा सकता है। दूसरे बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर। उसके हम पहले खिलाफ क्यों थे? इसलिए थे जब आज़ादी आई तो मैं तो था ब्राह्मण और आप थे शेड्यूल कास्ट के। अब आपके पास भी 10,000 रुपये थी और मेरे पास भी 10,000 रुपये थे, तो मैं तो 10,000 रुपये की पकौड़ी बेचना शुरू कर देता हूँ, मेरी पकौड़ी तो बिक जाती। लेकिन अगर जाटव अगर पकौड़ी बेचता 10,000 में तो उसकी पकौड़ी में कौन खरीदता? तो नतीजा ये है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल्कुल अव्यवहारिक था, हो ही नहीं सकता था, क्यों? उसमें तो सवर्णों को फायदा होता। हाँ, अब स्थिति जो आ रही है इसमें अब थोड़ा बदलाव यही हो सकता है कि जिन जातियों को, जिन वर्गों में संख्या है जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है उनको आरक्षण देना चाहिए। सही बात है। अब जैसा पंडित जी का जन्म 28 मार्च 1926 में हुआ, तो अब 100 साल पूरे हो गए, 1 महीना और एक्स्ट्रा हो चुका है, तो हम तो इनकी बहुत दीर्घायु की कामना करते हैं। और जिस तरह की इनकी हेल्थ है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी हेल्थ और अच्छी रहे और इनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। और आज मैं ताराचंद जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को इनके घर बुलाया। जब पंडित जी यहाँ पे आ रहे थे तो हम लोगों ने आज पानी के संबंध में ERCP से जो पानी आए राजस्थान में, उसके संबंध में विषय पर चर्चा करने का ये प्रयोजन रखा था। और पंडित जी ने पानी के बारे में भी बहुत काम किया, तो मैं इनसे चाहूँगा कि पानी के बारे में भी आप कुछ बताएं। क्योंकि पानी के बारे में 2007 में सबसे पहले हमारे भरतपुर में 3 नदी थी, बाणगंगा, गंभीर और ऊपरी। उनमें पानी आता था और फिर स्थिति ये थी, आप ध्यान हो कि पूर्वी राजस्थान में बाढ़ आती थी। नतीजा ये हुआ कुछ दिन पानी आना बंद हो गया और हमारे ज़मीन है भरतपुर की खारी, तो हालत खेती की बहुत ख़राब हो गई। तो 2007 में सबसे पहले मैंने, मुख्यमंत्री थी उस वक्त वसुंधरा जी, एक गुजरों के आरक्षण की मीटिंग चल रही थी, तो उसमें मुझे बुलाया था। जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो वसुंधरा जी ने कहा मेरा कोई काम बताओ, तो मैंने कहा हमारा कोई काम नहीं है, हमें तो एक पानी का काम है।
तो वसुंधरा जी ने कहा पानी कहाँ है? तो मैंने कहा ना हम कोटा का पानी मांग रहे, ना हम बूंदी का पानी मांग रहे, हम तो उस पानी को मांग रहे हैं जो चंबल का पानी बह के जमुना नदी में चला जाता है बेकार, उस पानी को दे दो। इस पर लगातार चर्चा होती रही, 2 मीटिंग हुई, इंजीनियर कहते रहे पानी नहीं है, पानी नहीं है। फिर एक मीटिंग में तय हुआ पानी है, लेकिन उस पर फिर काम हुआ चालू। तो साल भर बाद हमसे कहा इस पानी तो है पर हम आपको दे नहीं सकते, अगर इस पानी को देंगे तो मगरमच्छ मर जाएंगे। हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। पर उन्होंने कहा हम आपको दूसरा पानी दे देंगे। हमने कहा हम तो पानी की ज़रूरत है, दूसरे से क्या मतलब। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि ERCP मेरे कहने से बनी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, पर मेरा अंदाज ये, हमने पहले भरतपुर में पानी की योजना बनाई। अगर ये ERCP पहले ही बनी हुई थी तो हमसे पहले दिन कहते थे तुम्हारा इलाका तुमने जोड़ रखा है। तो हो सकता है हमने जब पानी जोड़ने की बात कही तो शायद हो सकता है इस योजना को ने आगे बढ़ाया हो। बाकी काम तो सरकार कर रही है। बहुत से लोग कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैंने नहीं किया, हमने तो केवल भरतपुर की लड़ाई ली थी। अब इसका लाभ ये है, लेकिन आज इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि राष्ट्रीय योजना आज तक इसको घोषित नहीं किया गया है, समय बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज इसका दंड बजाय इनको लाभ मिलना चाहिए। एक तरह से सन 16 में ये योजना पूरी बन गई थी, चालू हो गई थी। अगर आज हो जाती तो उसका राजस्थान की तस्वीर बदल जाती। अब 10 साल तो लेट और हो गई, और लेट होने की संभावना है। तो हम लोग 2 मांग कर रहे हैं इस पर अब भी, जैसे राष्ट्रीय योजना घोषित करो और इस काम को थोड़ा जल्दी करो, जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करो। इस संबंध में लगातार हम सब कर रहे हैं, मीटिंग सम्मेलन बहुत किए हमने, करौली में किया, अलवर में किया, दौसा में किया, बूंदी में किया। हमारे साथी लोग जगह जगह गए, लोग जागृत किया। तो आज की तारीख में पानी के सवाल पर राजस्थान के किसान पूरी तरह से जगे। इधर तो ये पानी है, उधर जमुना का पानी सीकर झुंझुनू की तरफ आ रहा है, लेकिन जमुना हमारे बगल में बहती है, वहाँ पर नहीं आ रहा। और हमारे सोनेन में का हुआ है समझौता, सोनेन में का। लेकिन एक फेज तो चालू हो गया, दूसरा फेज आज भी चालू नहीं है। तो अब हमारी मांग खाली ये है इस वक्त पानी के मामले में कि जमुना के पानी को ओखला से भरतपुर में लाओ। दूसरे एक मांग और है हमारी कि गंभीर में पानी काफ़ी आता है, बह के चला जाता है। तो मैंने सुझाव दिया है सिंचाई विभाग को कि कुछ ऐसे बंद बनाओ कि जिस इलाके में पानी नहीं पहुँचता है तो वहाँ एनीकट बना के पानी पहुँचाया जाए। तो शायद उस पर भी सरकार काम करने का विचार कर रही है। शायद उन्हें सर्वेवर में तो ऑर्डर नहीं दिया है, पर पैसा दे दिया है। तो हमारे पानी के संबंध में जमुना का पानी ERCP को जल्दी पूरे करो और गंभीर के ऊपर एनीकट वगैरह बनाकर पानी दो। अगर ये 2-3 काम हो जाते हैं तो हमारे पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या का काफ़ी बड़ा समाधान हो जाएगा। तो आज पंडित जी एक हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि 5 नाला का पानी जो नहरों में बहुत दिन से बंद था कि वो पानी खोला जाए। मैं तो इसका तो आप इसको कैसे लेते हो? मैं तो बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये कि बूंद बूंद पानी के लिए लड़ रहे हैं, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है। मैं तो बधाई देता हूँ, आपने लड़ाई लड़ी इसके लिए बधाई देता हूँ। बल्कि मैं तो किसानों से कहता हूँ कि आप और झंझट में पड़ो, सीधी बात करो, खेत को पानी दे दो और हमारी उपज को खरीद लो। ना हमें सब्सिडी की जरूरत, ना हमें खेत को पानी, फसल को मूल्य ये मिल जाए तो सब कुछ अच्छा है। तो किसान की समझ के बीच में कह रहे हैं हम 6 से दे रहे हैं, हम 5 से दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि फसल के दाम दे दो, पानी दे दो और 600 रुपये महीना तुम सरकार वाले उल्टा ले लेना किसान से। ये वार्ता बहुत लंबी हो सकती है, पर इसको हम आगे इतना ही रखेंगे। और आज हमारे मैं भी बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। पंडित जी का शुरू से मेरे पे आशीर्वाद रहा है। दौसा भी आए, कोई 50 बार मेरे से बात की है कि भरतपुर को पानी कहाँ से आ सकता है। मेरे पास से प्रत्येक डेटा जो भी है कि किस तरह से मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूं, प्रत्येक दिन बात कर करके इस तरह की पंडित जी मेरे से कहते हैं कि इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सही रहेगा, कौन से मुख्यमंत्री जी से बात करनी है। और गहलोत जी से भी बात की इन्होंने और भजनलाल जी से भी की। और आज इसी संबंध में डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए और आगे की रणनीति के लिए आज मेरे घर पधारे। अहो भाग्य
जो पंडित जी जैसे महान आत्मा का हमको आशीर्वाद मिला। धन्यवाद। इसमें मैं गहलोत साहब का रोल और बता दूं आपको। इसमें चल रहा है बंद? है हाँ, रोल ये है कि अशोक गहलोत जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन मैं दिल्ली में था। मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब थी। मैं 5 बजे करीब निकला तो गहलोत साहब का टेलीफोन भी मेरे साथ ऐसे में नहीं है कभी, पर पता नहीं क्यों उन्होंने टेलीफोन किया। तो उस दिन मुझे एक खबर मिली थी कि ये सदन के नेता चुन लिए हैं। तो मैंने इनको धन्यवाद दिया। इन्होंने कहा कहाँ आप? मैंने कहा जयपुर दिल्ली में। मैं भी दिल्ली में, मिलोगे? मिले हम। तो मिलने के वक्त मैंने गहलोत साहब से 2 बात कही थी, आज भी मुझे याद है। 3 बात। एक तो मैंने कहा था आप अपने दिल को छोटा मत करना। उन्होंने कहा मतलब ये है कि तुम्हारी कुछ योजनाओं को इन्हें रोक दिया है तो तुम कहीं इस पानी वाली योजना को मत रोक देना, नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये कहा था शराबबंदी तो आपका नहीं हो सकती, पर एक काम तो करो कि ज़बरदस्ती लोग दुकानों पर शराब की रख के आते हो, बिक रही है शराब, कब से इसे बंद कराओ। एक बात पे बिजली की। तो मैं इस मामले में गहलोत साहब के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जिस दिन से मैंने ये बात कही उनने उस दिन से ये बात पकड़ ली और उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगर केंद्र सरकार मदद भी नहीं करेगी तो भी मैं अपने साधनों से इस योजना को पूरा करूँगा। और उन्होंने काम पूरा रखा। जब केंद्र सरकार ने कई बार इस योजना को बंद करने के लिए चिट्ठी तक लिख दी थी, इसे बंद करो, तो इसमें जो भूमिका है मुख्य वसुंधरा जी और साथ साथ गहलोत साहब की है। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ERCP में अब तो सब बोल रहे हैं, पर ERCP का चर्चा होने से पहले ना कांग्रेस वाले बोले, ना बीजेपी वाले बोले, ना कोई किसान बोला। सबसे पहले हमने पानी का सवाल उठाया। बिल्कुल। तो पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए और बहुत सारे विषयों के ऊपर अपनी बात कही। तो आपको पुनः धन्यवाद। बहुत